रात के गहरे सन्नाटे में अचानक कमल का वो फूल हल्के हल्के चमकने लगता है। उसकी पंखुड़ियां मानो किसी अनदेखी रोशनी से धीरे धीरे जगमगाने लगती हैं। कुछ ही पलों में वो चमक और तेज हो जाती है और उसी उजाला में से धीरे धीरे रिया का मानवीय रूप पूरी तरह बाहर आ जाती है और बोलती है, ओ मनीष, मनीष, मेरी बात सुनो। कौन है? किसने आवाज़ दी मुझे? ये कैसी पुकार थी? कोई है वहाँ? आवाज़ तो साफ सुनाई दी। हे भगवान, क्या हो रहा है यहाँ? रामगढ़ एक शांत गांव, लेकिन घटनाओं और रहस्य से भरा, जहां रहता है संजय, सीधे दिल का, दयालु और परिवार पर जान देने वाला इंसान। संजय की शादी हो चुका था। उसकी पत्नी है सुमित्रा। सुंदर तो है, मगर दिल से ईर्ष्या और गुस्से से भरी हुई। रिया संजय की प्यारी बहन शहर में रहकर पढ़ाई कर रही है। उसके खर्चे का पूरा बोझ संजय उठाता है। भाई बहन दोनों के रिश्ते में भावनाओं की गर्माहट है, लेकिन इस घर में प्यार से ज्यादा जहर घुलने वाला है। कुछ दिन बाद रिया अपने पढ़ाई को पूरी कर लेती है और अपने घर जाने की सोचती है। अपने भैया भाभी के पास अपने सामान को बैग में लपेटकर निकल पड़ती है अपने गांव की ओर। रिया, मेरी बहन, तू आ गई। लगा जैसे बरसों बाद घर की खाली दीवारों को फिर से अपनी पहचान मिल गई हो। तेरे आने से दिल पर रखा हर बोझ हल्का हो गया और घर में वो पुरानी गर्माहट लौट आई जो सिर्फ तेरी मौजूदगी से ही मिलती है मेरी बहन। तभी रिया मुस्कुराते हुए बोलती है, भैया, आपको देखकर सच में सारी थकान मिट गई, जैसे दिल पर रखा कोई बोझ हल्का हो गया हो। अब बस कुछ दिन आप सबके साथ रहना चाहती हूँ, ताकि फिर से वही अपनापन, वही सुकून, वही महक महसूस कर सकूं जो सिर्फ आप लोगों के पास रहने से मिलती है। अरे वाह, शहर वाली मैडम आ गईं। आओ हम गांव वालों से भी मिल लो, जरा अपनी बड़ी बड़ी बातें और शहर की खास अदा भी दिखा दो। तुम्हें देखते ही मुर्गियां भी सीधी लाइन में खड़ी हो गई और पड़ोसी समझ रहे कोई वीआईपी आ गई। तुम भी ना सुमित्रा, रिया की टांग खींचना बंद करो। हर बात पर जुटकी लेना जरूरी है क्या? जब देखो तब रिया के पीछे ही पड़ी रहती हो। जाओ, जाकर खाना बनाओ हम सबके लिए। रसोई घर में अकेली सुमित्रा खुद से बात करती है। मन ही मन ईर्ष्या प्रकट करती है। मुंह बनाते हुए मन में बोलती है, अब तो यही राज करेगी घर में। संजय भी बोलता रहेगा, रिया ये रिया वो। शहर से आई है तो क्या हुआ, मैं भी तो इसी घर की बहू हूँ। कुछ देर बाद वहाँ पर रिया आ जाती है और बोलती है, भाभी, आप कुछ परेशान दिख रही हैं। सब ठीक तो है? मैंने सुना कि आप कुछ अकेले में कुछ बड़बड़ा रही थी, इसीलिए आपको पूछने चली आई। कुछ बात होगा तो बताइए भाभी, अपने ननन से क्या छुपाना। मैं भैया से कुछ नहीं बोलूंगी। हाँ, सब ठीक है, बस एक ननद आ गई है तो घर में जगह थोड़ी कम पड़ रही है। भाभी, ये तुम क्या बोल रही हो? घर जितना मेरा है उससे कई ज्यादा आपका हक है, क्योंकि आप इस घर की बहू हो। माँ जितना प्यार करती थी उससे कहीं ज्यादा आपको करती हूँ। अपने ख्याल में कभी ऐसा मत लाना। इतना कहकर रिया रसोई घर से बाहर निकल जाती है। सुमित्रा उसकी ओर देखती रह जाती है। सुमित्रा को लगती है रिया ड्रामा कर रही है। इसी तरह बातें करते करते कब रात होती है और रात होकर कब सुबह हो जाती है, पता ही नहीं चलता। सुबह होते ही संजय खेत की ओर निकल जाता है, मेहनत की उस राह पर जहां उसका पूरा दिन बीत जाता है। घर से निकलते वक्त उसके कदमों में जिम्मेदारी होती है और आंखों में परिवार के लिए कुछ बेहतर करने की उम्मीद। तभी सुमित्रा धीरे धीरे रिया के पास आती है और हल्की मुस्कान के साथ कहती है, रिया, वहाँ तुम तालाब में नहाने जाती थी या घर पर ही नहा लेती थी? अगर ज्यादातर घर पर नहाती थी तो चलो आज मेरे साथ तालाब चलो। वहाँ नहाने का एक अलग ही सुकून है जो घर में कहाँ मिलता है। नहीं भाभी, घर पर ही नहाती थी, शहर में कहाँ तालाब होता है। लेकिन आप कहती हो तो आज तालाब में ही नहाने चलते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए चलते हैं। दोनों साथ साथ तालाब की ओर चलती हैं। कदम तो एक साथ बढ़ते हैं, पर दिल अलग अलग कहानी कह रहे होते हैं। एक का दिल
बिल्कुल साफ, सच्चाई से भरा हुआ है, और दूसरी के मन में अभी भी काले इरादों और पुराने हिसाबों की परछाइयां चल रही हैं। भाभी, लेकिन एक बात बोलूं, मुझे तैरना बिल्कुल भी नहीं आता। इसके पहले मैं कभी भी तालाब में नहीं नहाई हूँ। मैं तो हमेशा घर पर ही नहाती थी। सच कहूँ तो तालाब का नाम सुनते ही थोड़ा डर भी लगता है, पर आप बोली तो मैं आ गई। अरे मैं हूं ना रिया, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मेरे रहते तुम्हें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों घबराती हो? मेरे साथ तालाब आती रहोगी तो धीरे धीरे तैरना सीख जाओगी। रिया सुमित्रा की बातों को सुनकर तालाब के किनारे चल देती है। सुमित्रा मन ही मन सोचती है, यही तो सही मौका है रिया को अपने रास्ते से हटाने का। अगर अभी इसे पानी में धक्का दे दूं तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। वो चारों तरफ नजर दौड़ाती है। अचानक सुमित्रा रिया को जोर से पानी में धक्का दे देती है। बेचारी रिया पानी में जा गिरती है। रिया चिल्लाने लगती है, बचाओ भाभी, बचाओ मुझे। ये आप क्या कर रही हो? मुझे तैरना नहीं आता, पानी में संभल भी नहीं पा रही हूँ। भाभी प्लीज मुझे बाहर निकालो, मैं डूब जाऊंगी। कोई तो सुनो मेरी, कोई है क्या? चंद पलों में रिया पानी के भीतर समा जाती है। उसकी आखिरी चीख लहरों में घुलकर कहीं खो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और उधर सुमित्रा पानी की लहरों की तरह चुपचाप बिना किसी हलचल के घर लौट आती है। उसके चेहरे पर ना तो अपराध का डर है, ना पछतावे की कोई परछाई, बस एक अजीब सी ठंडी खामोशी है। सुमित्रा घर पहुंचते ही झूठ मूठ के रोने लगती है। आंसू भी नकली है, फिर भी वो ऐसे बर्ताव करती है जैसे उसे कोई गहरा सदमा लग गया हो। संजय के सामने चीखने का नाटक करती है ताकि संजय उसके असली इरादे पर शक भी ना कर सके। क्या हुआ सुमित्रा, क्यों रो रही हो? कुछ तो बोलो। और रिया कहाँ है? वो तुम्हारे साथ ही गई थी ना? अचानक तुम अकेली कैसे लौट आई? क्या हुआ है? सुमित्रा संजय को झूठी कहानी बनाकर सारी बात बताती है। तुमने ये क्या कर दिया सुमित्रा? तुम रिया को तालाब लेकर क्यों गई? तुमसे किसने कहा था उसे वहां ले जाने को? तुम्हें पता नहीं था क्या कि रिया को नदी या तालाब में तैरना नहीं आता? जरा भी अकल नहीं आई तुम्हें? तुमने मेरी बहन को तालाब में ले जाकर मार डाला। रिया मेरी बहन थी, मेरी जान थी। वो मुझे छोड़कर चली गई। उसका चेहरा, उसकी हंसी, सब मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। वो अब कभी वापस नहीं आएगी। रिया, तुम मुझे यूं अकेला छोड़कर क्यों चली गई? इसी तरह महीनों बीत जाता है। गांव में धीरे धीरे बातें शांत हो जाती हैं। लोग अपने कामों में फिर से लग जाते हैं और रिया का जिक्र भी धीरे धीरे फुसफुसाहटों में बदल जाता है। लेकिन तालाब के पास हमेशा एक अजीब सी शांति बनी रहती है, जैसे पानी हर राज अपने भीतर छुपाकर बैठा हो। हवा भी वहां पहुंचकर अचानक धीमी हो जाती है, मानो किसी अनकही कहानी से डरती हो। एक दिन की बात है, मनीष और राजू दोनों उसी तालाब के किनारे से गुजर रहे होते हैं। तभी मनीष को एक चमचमाता हुआ कमल का फूल दिखता है। भाई राजू, उस कमल के फूल को देखो तो, इतना सुंदर फूल मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसे घर ले जाता हूँ, माँ को भी अच्छा लगेगा। हमरा माई बोलती थी कि कई महीना पहले वो तालाब में एक लड़की डूबकर मरी थी। हो मनीष भाऊ, मुझे डर लग रहा है यार, कहीं हमका कुछ न हो जाए। चला हो घर चलथन। भाई तुझे जाना है तो जा, मैं तो इस फूल को लेकर ही जाऊंगा। चला ठीक है मनीष भाऊ, जल्दी तोड़ाओ फूलवा को, फिर घर चलबो। आखिरकार मनीष जैसे तैसे करके उस फूल को तोड़ ही लेता है। फूल हाथ में आते ही उसके मन में एक अलग ही खुशी होती है और चारों ओर फैली रहस्यमयी खामोशी के बीच राजू और मनीष दोनों बिना समय गंवाए तेज कदमों से अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। मनीष जब घर पहुंचता है तो मनीष की माँ उस फूल को देखकर बोलती है, बेटा, ये फूल साधारण नहीं लग रहा। इसे देखो तो सही, इससे अजीब सी रोशनी निकल रही है, जैसे कोई अनजान ताकत इसके अंदर छुपी हो। ऐसा महसूस हो रहा है मानो ये फूल किसी को कुछ कहना चाह रहा हो, कोई संदेश, कोई संकेत जिसे हम समझ नहीं पा रहे। मनीष के पिताजी बोलते हैं, भले ही सुंदर है, लेकिन मुझे डर लग रहा है बेटा मनीष, कुछ अनहोनी ना हो जाए इस फूल के वजह से। ये सिर्फ एक फूल ही तो है, आप लोग बेकार ही परेशान हो रहे हैं।
इसमें कोई जादू वादू नहीं है, न ही कोई अनहोनी होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो। शायद रोशनी बस आंखों का भ्रम हो या शाम की धूप का असर। घबराने की जरूरत नहीं है। इसी तरह बातें करते करते कब शाम ढल जाती है और शाम से रात का अंधेरा उतर आता है, किसी को पता ही नहीं चलता। रात के गहरे सन्नाटे में अचानक कमल का वो फूल हल्के हल्के चमकने लगता है। उसकी पंखुड़ियां मानो किसी अनदेखी रोशनी से धीरे धीरे जगमगाने लगती हैं। कुछ ही पलों में वो चमक और तेज हो जाती है और उसी उजाला में से धीरे धीरे रिया का मानवीय रूप पूरी तरह बाहर आ जाती है और बोलती है, ओ मनीष, मनीष, मेरी बात सुनो। कौन है? किसने आवाज़ दी मुझे? ये कैसी पुकार थी? कोई है वहाँ? आवाज़ तो साफ सुनाई दी। हे भगवान, क्या हो रहा है यहाँ? डरो मत मनीष, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, मैं रिया हूँ, उसी फूल से निकली हुई बेचैन आत्मा। तुमने मुझे उस तालाब से बाहर निकाला और अपने घर लाए, इसलिए मैं आज यहाँ तुम्हारे सामने आ पाई हूँ। लेकिन मनीष, मेरी मुक्ति अभी भी नहीं हुई है। मैं इस फूल में कैद हूँ। हर रात रोशनी बनकर बस थोड़ी देर के लिए बाहर आती हूँ। कृपया मुझे इस फूल की बंधन से आज़ाद करो मनीष। उसके बाद मनीष सारी रात सो नहीं पाता। रिया की बातें, उसका दर्द, उसकी कैद, सब उसके दिमाग में घूमता रहता है। वो बार बार सोचता है कि आखिर रिया को उस कमल के फूल से मुक्ति दिलाए कैसे। इसी उलझन में पूरी रात बीत जाती है और कब सुबह हो जाती है उसे एहसास ही नहीं होता। मनीष जैसे तैसे चारपाई से उठता है, मन अब भी भारी है। वो सीधा अपने दोस्त राजू के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर मनीष बिना समय गवाए राजू को रात की सारी रहस्यमयी घटनाएं एक एक करके बता देता है। कमल की चमक, रिया का रूप, उसकी पुकार और उसकी मुक्ति की विनती। मनीष भाऊ, टेंशन मत लो। मैं एक तपस्वी मुनि को जानता हूँ, बहुत सिद्ध हैं और कई मुश्किलों का हल निकाल चुका है। चलो उनके पास चलते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि बाबा के पास इसका कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। रिया की आत्मा को मुक्ति दिलाने का रास्ता वही बताएंगे। देर ना करते हुए अभी चलते हैं। मनीष और राजू बिना समय गंवाए तपस्वी मुनि के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ता गांव से बाहर जैसे जैसे दूर होता जाता है, वैसे वैसे माहौल बदलने लगता है। पेड़ों के घने झुरमुट, चारों ओर फैली खामोशियां और दूर दूर तक पसरा सन्नाटा, सब मिलकर माहौल को और रहस्यमयी बना देते हैं। आखिरकार वे उस सुनसान घने जंगल में पहुंचते हैं जहां तपस्वी मुनि साधना में लीन रहते हैं। राजू और मनीष के पहुंचते ही तपस्वी मुनि की आंखें धीरे धीरे खुल जाती हैं। कुछ क्षणों तक वे दोनों को निहारते रहते हैं, मानो पहले से ही उनकी आहट जान चुके हों। फिर गहरी सांस लेकर तपस्वी मुनि धीमे स्वर में बोलते हैं, मैं जानता था कि तुम दोनों आज यहाँ आने वाले हो। तुम्हारी व्याकुल सांसें, रास्तों की हलचल और भाग्य की पुकार सब पहले से ही महसूस हो रही थी। अब बताओ, कौन सा संकट, कौन सी पीड़ा तुम्हें इस निर्जन जंगल में मेरी इस तपस्थली तक खींच कर ले आई है? मनीष तपस्वी मुनि के सामने पूरी बात बताने लगा। कैसे उस शाम को तालाब के किनारे उसे कमल का रहस्यमयी फूल मिला, कैसे वो फूल अचानक चमकने लगा और कैसे उसी रोशनी से रिया का मानवीय रूप उभर आया। वो कांपती आवाज में बताता गया कि रिया उससे मुक्ति की भीख मांग रही थी। घटना सुनाते सुनाते मनीष की आंखों में डर, दुख और बेचैनी साफ झलक रही थी, मानो हर शब्द के साथ वो उस रात को फिर से जी रहा हो। सुनो बेटा मनीष, यदि सच में तुम इस कमल के फूल में कैद रिया की आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहते हो तो तुम्हें उसे शुद्ध नील की अग्नि में अर्पित करना होगा। लेकिन याद रखना, नील की लकड़ी पाना कोई साधारण काम नहीं है। उस लकड़ी की रखवाली एक ऐसी शक्ति करती है
जो मनुष्य नहीं, एक प्राचीन, क्रोधित, भटकती हुई आत्मा है। वो आत्मा नील की लकड़ी के पास किसी को भी आने नहीं देती। जो भी उसकी सीमा के करीब जाता है वो उसकी सांसें छीन लेती है। कई लोग गए पर कोई लौट कर नहीं आया। इसलिए बेटा, अच्छी तरह सोच लो, नील लकड़ी लेने जाना मतलब मौत के मुंह में सिर डालना है। एक गलती, एक कदम गलत और तुम रिया की तरह अधूरी आत्माओं की कतार में शामिल हो जाओगे। फिर भी अगर तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा वचन और तुम्हारी नियत मजबूत है तो राह खुद ब खुद खुल जाएगी। निर्णय तुम्हें लेना है मनीष। क्या तुम तैयार हो उस अंधेरी ताकत का सामना करने के लिए? अगर नील की लकड़ी लाने से रिया की आत्मा को मुक्ति मिल सकती है बाबा, तो मैं चाहे जितनी भी कठिनाई हो, मैं मौत के दरवाजे तक भी जाऊंगा, क्योंकि उसकी चीखें, उसका दर्द, सब कुछ मेरे कानों में गूंजता है। मैं रातों को सो नहीं पाता। आंख बंद करता हूं तो बस रिया की डरी हुई आंखें दिखाई देती हैं। अगर आज मैं पीछे हट गया तो जिंदगी भर मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। अब चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, मैं रिया को इस दर्द से मुक्त करवा कर ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देना पड़े। मनीष और राजू दोनों घने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। तपस्वी मुनि द्वारा बताए गए उस रहस्यमयी मार्ग पर कदम रखते ही हवा में अजीब सी ठंडक फैल जाती है। पेड़ों की पत्तियां आपस में टकराकर ऐसी आवाजें निकालती हैं जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, कभी तेज, कभी धीमी, मानो जंगल खुद उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हो। राजू घबराकर बोलता है, ये जगह ठीक नहीं है भाई, जंगल हमें कहीं और ले जाना चाहता है। मनीष बोलता है, हमें दिल से तय करना होगा कि किस दिशा में जाना है, वरना ये हमें कभी नील के पेड़ तक नहीं पहुंचने देगा। और दोनों बिना पीछे देखे उस बदलते हुए जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। आखिरकार घंटों की भटकना, डर और बदलते रास्तों से लड़ते हुए मनीष और राजू दोनों उस नील के पेड़ के पास पहुंच ही जाते हैं। जैसे ही वे उसके करीब आते हैं, हवा अचानक थम जाती है, मानो पूरा जंगल सांस रोककर खड़ा हो गया हो। तभी उस नील के पेड़ में से एक आत्मा बाहर निकल आता है और बोलता है, कौन हो तुम दोनों और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग नील की लकड़ी लेने आए हो? अगर लकड़ी लेने आए हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस लकड़ी को कोई नहीं ले जा सकता। जो भी कोशिश करता है या तो इसी जंगल का हिस्सा बन जाता है या हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाता है। नील का पेड़ बेवजह सुरक्षित नहीं रखा गया। इसका हर रेशा, हर जड़ पवित्र है। इससे कोई पापी मनुष्य, कोई अधर्मी नहीं छू सकता। छुएगा तो यहीं इसी नील की पेड़ में कैद हो जाएगा। नहीं, चाहे जो भी हो जाए, इस लकड़ी को लेकर जाना ही है मुझे, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। चाहे मुझे इस जंगल के हर श्राप, हर डर, हर आत्मा से लड़ना पड़े, फिर भी मैं इस नील की लकड़ी को लेकर ही जाऊंगा। ये लकड़ी मेरे लिए सिर्फ लकड़ी नहीं है, ये रिया की आखिरी उम्मीद है, उसकी मुक्ति का रास्ता। अगर मैं इसे ना ले सका तो मैं खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए सुन ले, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं इस लकड़ी को लेकर ही जाऊंगा। मनीष की बातें ध्यान से सुनने के बाद उस भटकी हुई आत्मा का कठोर दिल भी पिघलने लगा। उसकी आंखों में जैसे बरसों बाद एक नरम सी करुणा जाग उठी हो। कुछ पल खामोश रहने के बाद वो धीमे स्वर में बोलता है, सुनो, मुझे तुम काफी नेक दिल के इंसान लगते हो, क्योंकि तुम किसी अपने नहीं, किसी और की जिंदगी बचाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा रहे हो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो डर से नहीं, दिल से लड़ते हैं और दूसरों के दुख को अपना समझते हैं। सुनो, अगर तुम सच में इस लकड़ी को ले जाना चाहते हो तो पहले तुम्हें परीक्षा देनी होगी। मेरे 2 सवालों का सही जवाब दो। अगर एक भी जवाब गलत हुआ
तो ये जंगल तुम्हें जाने नहीं देगा। लेकिन अगर तुम सही उत्तर दे पाए तो मैं खुद तुम्हें इस नील की लकड़ी को ले जाने दूंगा। फिर आत्मा पहला सवाल पूछती है। जा रहा था लाने के लिए तुझे, लेकिन रोक लिए मुझे। अगर छोड़ देते तो ले आता तुझे। चलो अब इस पहेली को सुलझाओ जो बरसों से सबकी समझ से बाहर है। देखते हैं तुम्हारे दिमाग में कितना दम है, सच तक पहुंच पाते हो या नहीं। इसका अर्थ है पानी, क्योंकि जब तुम पानी को लाने के लिए घर से निकलते हो तभी रास्ते में वही पानी अचानक बारिश बनकर तुम्हारे ऊपर बरसने लगता है। तुम रुक जाते हो, आसमान को ताकते रह जाते हो और बारिश की बूंदें जैसे तुम्हें अपनी कहानी सुनाने लगती हैं। कुछ देर बाद जब बारिश थम जाती है तो वही पानी जो तुम्हारा साथी बनकर बरसा था, उसी रूप में तुम अपने बर्तन में भरकर शांतिपूर्वक घर ले आते हो। यानी पानी जो कभी रास्ता रोक लेता है तो कभी खुद तुम्हारे साथ घर तक चलता है। इसका अर्थ पानी ही तो है। तुमने इसका सही अर्थ बताया, पानी ही है। चलो अब दूसरी पहेली को सुलझाओ। काटने से कटता नहीं, मारने से मरता नहीं, हमेशा मेरे संग रहता है। मैं जहां भी जाऊं एक पल को भी मुझसे जुदा नहीं होता। ना आवाज करता है, ना अपना अस्तित्व जताता है, लेकिन फिर भी हर कदम पर मेरे साथ साथ चलता है। चलो अब सुलझाओ इस दूसरी पहेली को, देखें तुम्हारा बुद्धि कितना गहराई तक जा पाती है। परछाई है। परछाई को चाहे जितना मिटाने की कोशिश करो, ना उसे काट सकते हो ना उसे मार सकते हो। वो कभी मरती ही नहीं। हमारे संग और साथ हमेशा परछाई ही रहती है। हम जिधर कदम बढ़ाते हैं उधर वही चुपचाप हमारे पीछे पीछे चल पड़ती है। ना कोई आवाज, ना कोई शिकायत, बस एक अनदेखा रिश्ता जो रोशनी के होने से लेकर शाम ढलने तक हमारे साथ जुड़ा रहता है। ये परछाई ही तो है जो हर वक्त हमारे अस्तित्व का सबूत बनकर हमारे साए की तरह साथ चलती रहती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक अर्थ बताया तुमने। तुम्हारी बातों में स्वार्थ नहीं, दर्द है, सच्चाई है और एक ऐसा संकल्प जो किसी साधारण इंसान में नहीं होता। शाम ढलने से पहले नील लकड़ी लेकर चले जाओ यहां से, जल्दी, देर मत करो। तभी मनीष और राजू नील लकड़ी लेकर दोनों तेज कदमों से घर की ओर निकल पड़ते हैं। घर पहुंचते ही मनीष जलते हुए अग्नि में नील लकड़ी को डाल देता है। तपस्वी मुनि मंत्रों का जाप करने के बाद मनीष को कमल का फूल अग्नि में अर्पित करने के लिए कहते हैं। जैसे ही फूल अग्नि को स्पर्श करता है, अचानक तेज रोशनी फैल जाती है और उसी प्रकाश के बीच से रिया की आत्मा धीरे धीरे बाहर प्रकट हो जाती है। तुम्हारा धन्यवाद मुनि महाराज, जो आपने मुझे इस फूल की कैद से मुक्ति दिलाया। इस धन्यवाद का असली हकदार मनीष है पुत्री। उसने तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए ना सिर्फ कठिन परिश्रम किया, बल्कि अपनी जान तक जोखिम में डाल दी। असंख्य बाधाओं का सामना करते हुए उसने तुम्हें अंधकार से निकालकर दोबारा प्रकाश का मार्ग दिखाया। उसकी दृढ़ इच्छा और सच्चे प्रेम के कारण ही आज तुम्हारी आत्मा मुक्त हो पाई है। इस तरह मनीष की कड़ी मेहनत, अटूट साहस और निस्वार्थ बलिदान से आखिरकार रिया को कमल के फूल के बंधन से पूर्ण रूप से आजादी मिल जाती है और उसका जीवन फिर से नई आशा से भर उठता है।